हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी जीनियस वर्ड सुना है? कौन जीनियस होता है और जीनियस में कैसी कैसी क्वालिटीज़ होती हैं? यहाँ पर हम इस चैप्टर में एक ऐसे ही यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि इस वर्ड को बिल्कुल इस संसार को तूफान से पार लेकर के गया था वो। और 1905 के समर्स में ये 26 साल का जो बंदा था, 26 साल का जो युवक था, इसने जो है पब्लिश करा बहुत तेज़ी से 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स इसने पब्लिश करे लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में और एनर्जी के। उसका जो कार्य था वो काफ़ी जो है ना बहुत अच्छा उसका वर्क था और साइंटिफिक उसने जो है जर्नल्स जो हैं सब उसमें ये सब कुछ पब्लिश कराया था। बट चेंज फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उसके जो जर्नल्स थे, साइंटिफिक जर्नल्स थे, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में जो उसके कुछ पन्ने थे, उन्होंने जो है हमेशा के लिए जो है यूनिवर्स, जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, जो टाइम है, समय जिसे बोलते हैं, और जो एंटायर कॉस्मोस है यानी कि जो संपूर्ण नियमों को जो है उसने बदल दिया। और उसने साथ साथ में ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस। और उसका जो नाम आइंस्टीन था वो जो है आइंस्टीन से जो है वो क्या बन गया, जीनियस बन गया। उसका जो नाम आइंस्टीन है वो जीनियस वर्ड का सिनोनिम यानी कि समानार्थी वर्ड बन गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। और उनकी डेथ के लगभग 50 years के बाद भी आज भी जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस जो है उसकी जो अपूर्व बुद्धि है वो आज भी जो है रूल करती है, शासन करती है। आइए चलिए फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन March 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। एल्बर्ट आइंस्टीन का बच्चों जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1879 में हुआ था, जर्मनी के शहर में हुआ था। उस शहर का जो नाम था उल्म था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ था किसी को ये नहीं पता था, पहले से कोई इंडिकेशन नहीं थी कि ये बच्चा जो है बाद में जाकर के बड़ा होकर के इतनी ज़्यादा महानता प्राप्त करेगा। ये बच्चा जो है ये वह है जो कि महानता को बड़ा होकर के हासिल करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। बल्कि बच्चों इसके कॉन्ट्रेरी में यानी इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके बिल्कुल विपरीत, इनकी जो मम्मी थी वो ये सोचा करती थी कि एल्बर्ट जो है ना वो एक फ्रीक है। फ्रीक कहते हैं बच्चों सनकी को, क्रेजी। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसका जो सिर था ना वो बहुत बड़ा सा दिखाई देता था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। बच्चों 2.5 साल की उम्र में भी जो है आइंस्टाइन जो है बात नहीं करता था, वो नहीं बोलता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब बच्चों उसने फाइनली बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को जो है 2 बार बोलता था, यानी हर वर्ड को, हर सेंटेंस को जो है वो ट्वाइसली यानी कि 2 times जो है उसको प्रोनाउंसिएट करता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और इसके जो साथी संगी थे, इसके साथ के जो बच्चे थे वो इसको जो है ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसीलिए ये जो है ना अधिकतर टाइम जो है अकेला खेला करता था, अपने आप के साथ में खेलता था ये। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। इसको जो है मैकेनिकल टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब इसकी एक बहन पैदा होती है, उसका नाम माजा होता है, ये अपनी जो है न्यू बॉर्न सिस्टर को देख करके ये कहता है कि अच्छी तो है ये, लेकिन ये तो बताओ कि इसके व्हील्स कहाँ, इसके पहिए कहाँ हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ नाउ। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। एक बार इसके जो हेडमास्टर होते हैं इसके स्कूल के, वो इसके फादर को ये कहते हैं कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेगा, क्योंकि इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है कि ये कभी भी अपनी लाइफ में जो है सक्सेस नहीं
प्राप्त करेगा, ये कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर ले, इसे किसी में भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके हेडमास्टर का कहना था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टीन ने बच्चों वायलिन बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में ये बड़ा होकर के एक शौकिया तौर पर, अमेचर कौन होता है? जो शौकिया तौर पर जो है किसी काम को करता है, तो ये शौकिया तौर पर जो है वायलिनिस्ट बना, ना कि प्रोफेशनलिज्म के रूप में इसने जो है वायलिन प्लेइंग को लिया। ये शौकिया तौर पे वायलिन बजाता था। इसने अपनी पूरी जिंदगी अपने इस वायलिन प्लेइंग के स्किल को जो है मेंटेन करके रखा। जब भी इसका मन करता था, मूड होता था, अपना वायलिन प्ले किया करता था। अब 4th पैराग्राफ को देखते हैं। ऑटो नेगबॉर, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. ऑटो न्यूगबियोर जो है ये एक बहुत पुराने जो है मैथ्स के जो है इतिहासकार थे। इन्होंने बालक आइंस्टीन के बारे में कहानी सुनाई थी कि वो एक पौराणिक कथा की तरह थी, लेकिन वो पूरी तरीके से जो है ना विश्वास करने योग्य लगती थी। एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, क्योंकि वो देर से बोलने लगा था, इसलिए उसके माँ बाप जो है चिंतित रहते थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और आखिरकार एक बार रात के डिनर के समय जो टेबल पे वो लोग बैठे हुए थे, उस रात क्या होता है, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने ये कहा द सूप इज टू हॉट, के सूप जो है वो बहुत गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. और उसके माँ बाप को बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी राहत की वो लोग सांस लेते हैं कि बच्चे ने कुछ बोला है। उन्होंने उससे कहा कि तुमने अब से पहले कुछ भी क्यों नहीं बोला था। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। वो कहता है कि अब तक जो है ना हर चीज़ जो है ना अपने ऑर्डर में थी, यानी हर चीज़ जो है वो व्यवस्थित रूप से थी, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन वो जो है बैड स्टूडेंट नहीं था। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. वो जो है हाई स्कूल करने के लिए मुनिच गया था, और वहाँ पर उसकी जो फैमिली है, जब वो 15 महीने का था, वहाँ शिफ्ट हो गई थी, और उसको जो है ना हर एक सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स मिलते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, जो उसको स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और उसकी अक्सर जो है अपने टीचर्स के साथ में बहसा बहसी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की उम्र में जो है उसको वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टिफलनेस यानी सफोकेटेडनेस यानी घुटन फील कर रहा था, वो घुटा हुआ महसूस कर रहा था कि उसने जो है अपने अच्छे के लिए, अपनी गुडनेस के लिए जो है स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पिछले साल यानी जब वो 14 ईयर्स का था, उसके पेरेंट्स जो है वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफी लंबी चर्चा के बाद में, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफी लंबी चर्चा के बाद में आइंस्टीन को जो है जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले स्विट्जरलैंड के अंदर जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने की उसने जो है इच्छा जताई। और वो एक इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच, और स्विट्जरलैंड जो है वो एक ऐसा शहर था जो कि मुनिच के कंपैरिजन में ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा उदार था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. After finishing school, he decided to study at a university in Zurich. और आइंस्टीन जो है मैथ्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था, यानी उसको जो है मैथ्स में जो है काफ़ी पुरस्कार वगैरह मिल चुके थे, यानी मैथ्स में वो बहुत इंटेलिजेंट था। और उसका हमेशा से जो है इंटरेस्ट था फिजिक्स में वो रुचि रखता था। और अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उसने डिसाइड करा कि वो जुरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। लेकिन साइंस जो है वो केवल एक ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं थी, एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस बहादुर बड़े बड़े जो है
वॉलरस के जैसी जो मूछे वाले जो यंग मैन था उसको अट्रैक्ट कर पाती। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उसको अपने एक साथी स्टूडेंट में वो इंटरेस्टेड हो गया, एंड हर नेम वाज मेलिवा मैरिक होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर। और उस लड़की का नाम जिसमें इसका इंटरेस्ट बढ़ा उसका नाम मेलिवा मैरिक था, जिसको इसने जो है ये पाया, उसने महसूस किया कि वो एक क्लेवर चतुर प्राणी है। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। अब इसको जो है ये इसने महसूस करा कि क्लेवर क्रीचर है। ये जो लड़की थी ये सर्बियन थी और ये स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जो जुरिच की यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की बहुत कम यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां पर वुमेन को यानी औरतों को जो है डिग्री मिल जाती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। अब बच्चों आइंस्टीन ने जो है उसके अंदर एक दोस्त को देखा, एक साथी को देखा, एक मित्र उसको दिखाई देता था। उसकी फैमिली और जो यूनिवर्सिटी थी उसके लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे, उनमें जो है उन सब के बीच में वो लड़की मेलिवा जो है उसको क्या दिखाई दी, एज अ फ्रेंड दिखाई दी। The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into words mixing science with tenderness। अब इन दोनों को आपस में प्यार हो गया और अब इनके बीच में लेटर्स का एक्सचेंज होने लगा, और जो वो एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे उनमें जो है उन्होंने क्या करा, अपने प्यार के शब्दों के अंदर जो है क्या डाला, साइंस को जो है बड़ी टेंडरनेस के साथ, बड़ी नाजुकता के साथ मिलाया। साइंस के स्टूडेंट थे दोनों ने साइंस की मिक्सिंग कर दी। रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब एक लेटर में आइंस्टीन जी क्या लिखते हैं, मैं इतना खुश हूं, इतना ज्यादा खुश और प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों जो हैं क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारा जो वर्क है रिलेटिविटी का, हम उस पर वर्क करेंगे, परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर अपने कार्य का एक विजयी निष्कर्ष निकालते थे। मतलब वो जो है लेटर्स भी ऐसे लिखते थे कि उसमें फिजिक्स उनकी झलकती थी, उनकी साइंस झलकती थी, कि उनका जो रिलेशनशिप है उसको वो क्या कह रहे हैं, आर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्ट्रियस कंक्लूजन, यानी उसकी एक जो है जो उसका जो एंड निकले, जो उसका रिजल्ट निकले वो कैसा, विक्ट्रियस हो, विजयपूर्ण हो। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। अब 1900 सन में जो है 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो हो चले थे, लेकिन वो अभी भी बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। और ये जो है एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, ये प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे थे, और फाइनली इनको जो है 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न के पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। जब ये जो है दूसरे लोगों को असिस्ट कर रहे थे, उनकी खोजबीन में उनकी हेल्प कर रहे थे, उस समय पर ये गुप्त रूप से जो है हकीकत में ये जो है सीक्रेट तौर पर जो है अपने विचारों को जो है डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और वो मजाकिया तरीके से अपने डेस्क के जो दराज था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे फिजिक्स का जो है, फिजिक्स के सिद्धांतों का लेखन स्थान है ये। Now let's move to the next paragraph। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब इनका सबसे फेमस पेपर 1905 का था, जो इनके सबसे फेमस पेपर्स थे उनमें से एक पेपर इनका 1905 में पब्लिश हुआ था, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड था,
जिसके अनुसार जो टाइम है और जो डिस्टेंस है उनको जो है हम मेजर नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उनका कहना यह था कि अगर हकीकत बात यह है कि दो घड़ियां जो कि बिल्कुल सही चल रही हैं, एक जैसा टाइम दिखा रही हैं, वो एक जैसा टाइम जो है ना हमेशा के लिए नहीं दिखाएंगी, वो कंटिन्यू करेंगी सेम टाइम दिखाना हमेशा के लिए. चाहे जो है वो दोनों जो है एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हो यानी कि सेम रहती हो, और यदि उनमें से एक बहुत तेजी से घूम रही हो और दूसरी के संबंध में वो ये कहते हैं कि दो घड़ियां अगर वो एक साथ चल रही हैं और एक उसमें से फास्ट चल रही है, दोनों जो है एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे, कुछ टाइम बीतने के बाद में एक आगे एक पीछे हो जाएगी. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी से जो है वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला जो कि मास और एनर्जी का रिलेशनशिप दिखाता है, E इज इक्वल टू mc², ये फार्मूला निकल कर आता है. और इस फार्मूले में इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. E जो है वो एनर्जी के लिए है, M मास के लिए है और C आपका स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, जो कि लगभग आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity, Albert Einstein. अब देखो कितनी बढ़िया इसने जो है सेइंग बताई है, एक कहावत कोटेशन बोली है एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे का समय बिताते, 2 घंटे तक आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठते, तो आपको वो 2 घंटे जो है ऐसे लगते हैं जैसे 2 पल आपने बिताए हो. अरे अभी तो आए थे, अभी चल दिए. 2 घंटे आपको 2 पल जैसे 2 मिनट जैसे दिखते हैं. लेकिन जब आप एक गर्मा गर्म भट्टी पर, एक गर्मा गर्म स्टोव पर बैठ जाए ना 2 मिनट के लिए, तो वो 2 मिनट आपको 2 घंटों जैसे लगते हैं. ये रिलेटिविटी की थ्योरी है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. बच्चों ये एक लाइन जो है मैंने आप बुक से जो 10th पैराग्राफ है मैं रीड कर रही हूँ, उसका मैं यहाँ पिक लेना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप बुक को भी साथ में रखना जब मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं. अब जब आइंस्टीन जो है फिजिक्स की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा था, उसकी खुद की जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें अनरेवलनेस हो रही थी, यानी उसमें जो है इसकी प्राइवेट लाइफ जो है दैट स्टार्टेड टू फॉल, उसमें पतन होने लगा था. एल्बर्ट हैड wanted to marry Meliva right after finishing his studies, but his mother was against it. एल्बर्ट जो ये चाहता था कि वो मेलिवा से जो है अपनी पढ़ाई खत्म होते ही जो है शादी कर ले, लेकिन उसकी माँ इस चीज़ के खिलाफ थी. शी थॉट मेलिवा हु was 3 years older than her son was too old for him. वो ये मानती थी एल्बर्ट की माँ कि मेलिवा जो कि उससे 3 साल बड़ी है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एजेड है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवाज इंटेलिजेंट, और साथ साथ उसको जो चिंता रहती थी उसकी माँ को, जो वो परेशान थी वो उस लड़की की इंटेलिजेंस से भी थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो कहती थी तुम्हारी तरह एक किताब है, जितने नॉलेजेबल पर्सन तुम हो उसी तरीके से वो भी है. हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग. अब इस पर जो है जब उसकी माँ ये सब कहती थी, उसने जो है अपनी शादी का जो विचार था उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लिया, उसने अपनी शादी टाल दी. The pair finally married in January 1903. अब 1900 में इसकी पढ़ाई पूरी हुई थी. 3 साल बाद इन्होंने जनवरी के महीने में शादी करी and had 2 sons. इनके 2 बेटे भी हुए. But a few years later the marriage flattered. लेकिन कुछ सालों के बाद इनकी शादी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी. Meliva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब इसी दौरान क्या होने लगा, जो मेलिवा थी उसकी जो भी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थे, जो उसके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं थी, भाई वो पढ़ी लिखी थी, साइंस की स्टूडेंट थी, आइंस्टीन के साथ पढ़ा करती थी वो, तो उसकी जो भी एम्बिशंस थे वो सब जो हैं ख़त्म होने लगे थे, वो उन एम्बिशंस को खोने लगी थी और वो एक बड़ी ही अनहैप्पी सी जो है हाउसवाइफ बन करके रह गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. और कई सालों के जो है लड़ाई झगड़े के बाद उनका जो है 1919 में यानी कि शादी के 16 साल बाद डाइवोर्स हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज डॉटर एल्सा द सेम ईयर, और
आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्जा द सेम ईयर, और उसी साल जो है, जिस साल उसका तलाक हुआ 1919 में, उसी साल आइंस्टीन ने जो है अपनी चचेरी बहन के साथ एल्जा के साथ शादी करी। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टीन का जो नया निजी अध्याय था, उसके जो है वर्ल्ड फेमस होने के साथ साथ उसके खुद का भी जो है ना राइस होने लगा, वो जो है वर्ल्ड फेमस होने लगा। अब इधर उसकी जो है नई शादी हुई, दोबारा से उसने रीस्टार्टिंग करी अपनी लाइफ में, उसके साथ साथ जो है उसको भी जो है वर्ल्ड में फेम मिलने लगा, वो वर्ल्ड में जो है नाम कमाने लगा। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया, विच प्रूव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जो कि ग्रेविटी की एक नई इंटरप्रिटेशन के रूप में जो है साबित हुई। एंड एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ा तो उससे ये बात साबित हो गई कि उसने जो भी कैलकुलेशन करी थी, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन था, वो बिल्कुल करेक्ट था, एकदम एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और आइंस्टीन ने जो है बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी थी 1915 में, एडवांस में ही उसने जो कैलकुलेशन करी थी कि कितने एक्सटेंट तक जो है लाइट्स जो हैं, जो फिक्स स्टार्स हैं, उनसे जो आकर के जो है वो डिफ्लेक्ट होएगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और अखबारों में जो है उसके वर्क को जो है साइंटिफिक क्रांति के रूप में जो है डिक्लेयर किया गया। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1920, और 1921 में उनको जो है फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उनको जो है पूरे संसार भर से जो है सम्मान और इन्विटेशंस जो हैं वो प्राप्त होने लगे, और साथ साथ में जो है प्रेस भी उनकी जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रही थी, प्रेस के द्वारा उनकी तारीफें की गई। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और जब जर्मनी में नाजीज ने अपना आकर के अधिकार जमाया 1933 में, तो आइंस्टीन जो है यूएस चले गए, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर लिया यूएस में। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, और 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की जो डिस्कवरी हुई बर्लिन में, उससे जो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे, अमेरिका के जो शास्त्रीय लोग थे, यानी कि जो वहाँ के साइंटिस्ट थे फिजिक्स वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, और उनमें से बहुत सारों ने जो है फांसीवाद से जो है वो लोग भाग गए, जैसे कि आइंस्टीन भाग गया था नाजीज के आते ही। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अब वो लोग जो है इस चीज़ से डरे हुए थे कि ये जो नाजीवाद है, ये जो है एटॉमिक बम बनाएंगे और बना सकते हैं, और ये उसका यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि चारों तरफ तबाही मच जाएगी। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the। अब अपने एक कलीग के फोर्स करने पर, उसके जोर देने पर, आइंस्टीन ने जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वार्निंग दी कि इस प्रकार का एक सिंगल बम जो है, अगर उसको जो है वो एक सिंगल बम इस प्रकार का बन गया और वो किसी पोर्ट पर यानी किसी बंदरगाह के अंदर उसका विस्फोट किया गया, तो पूरे के पूरे बंदरगाह और उसके आसपास के एरियाज में को जो है वो अच्छी तरीके से जो है डैमेज कर देगा। His words did not fail to have an effect, लेकिन उनके जो शब्द थे जो उन्होंने पत्र में लिखा था, उनका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उनके शब्दों का अपने प्रभाव में असफल नहीं हुए। उनके जो शब्द थे, उनका जो इफेक्ट था, वो उसको इफेक्ट को डालने में जो है अनसक्सेसफुल नहीं हुए। क्या हुआ इससे बच्चों? द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन ने क्या करा? इन्होंने तो वार्निंग दी थी साहब ने, एक्चुअली इन्होंने वार्निंग क्या दी? इन्होंने इनडायरेक्टली बता ही दिया उन्हें बॉम्ब के बारे में, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। और उससे क्या करा अमेरिकन ने?
उससे उन्होंने भी जो है क्या करा, सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट से एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने जो वो बम सीक्रेटली एटॉमिक बम तैयार करा, उन्होंने उस बम को जो है जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में उस बॉम्ब को गिरा दिया अगस्त 1945 में। और बच्चों वहां पर उससे बहुत ज्यादा तबाही हुई, उसका आज भी ये नतीजा निकलता है। मतलब उस एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन था ना, उसका इफेक्ट आज भी वहां दिखाई देता है। वहां पे बच्चे जो है वो अपाहिज पैदा होते हैं उस बॉम्ब के कारण, जिस एरिया में वो बॉम्ब गिरा था। मतलब इतनी ज्यादा उससे जो है तबाही मची, इतनी ज्यादा जो है डैमेजेस हुए वहां पर। नाउ 16 पैराग्राफ की बात करते हैं। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और जो वहां पर जब उस समय पे 1945 अगस्त में हिरोशिमा नागासाकी में जब वो एटॉमिक बॉम्ब गिरा, उससे जो वहां तबाही हुई, उस तबाही से आइंस्टीन जो है वो कांप गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। अब की बार उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर नहीं लिखा, अब की बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा, एक सार्वजनिक पत्र लिखा उन्होंने। पब्लिक मैसेज क्या होता है? सार्वजनिक पत्र। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि विश्व की एक सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब रूजवेल्ट के पत्र के विपरीत, बिल्कुल उसके अपोजिट, इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस पत्र का तो प्रभाव पड़ा था जो उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था। क्या हुआ? अमेरिकन ने सीक्रेटली बॉम्ब तैयार कर लिया और उसको हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा दिया। इस पत्र का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा आइंस्टीन। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले डिकेड्स में, अगले दशकों में क्या हुआ? अगले दशकों के अंदर आइंस्टीन जो है वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, राजनीति में शामिल हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो हथियारों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन कर रहा था और अपनी प्रसिद्धि का शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयोग कर रहा था। उन्होंने क्या किया? हथियारों के निर्माण को बंद करने के लिए वो आंदोलन चला रहे थे और साथ साथ अपनी जो उनकी फेमसनेस थी, अपनी पॉपुलैरिटी थी, वो उसको जो है शांति और डेमोक्रेसी के लिए जो है उसकी कैंपेनिंग कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पॉपुलैरिटी का। उसके थ्रू वो जो है क्या कर रहे थे? आर्म्स बिल्डअप, यानी कि जो आपके हथियारों का निर्माण है उसके अंत के लिए आंदोलन कर रहे थे। Finally, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और बच्चों फाइनली जब 1955 में 76 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, उस समय पर उन्हें जो है भविष्य के दृष्टा, यानी जो विजनरी कौन होता है? अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। उन्हें एक भविष्य दृष्टा के रूप में, एक विजनरी के रूप में और एक वर्ल्ड सिटीजन यानी संसार के नागरिक के रूप में, और उतना ही जितना कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे के रूप में स्वागत किया गया। जितने बड़े वो साइंटिफिक जीनियस थे, उसी प्रकार से उनको एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में जो है उनका वहां पर जो है स्वागत किया गया। बच्चों अपने मरने के बाद से लेकर आज तक भी उन्होंने एक विशेष पहचान बना रखी है। आज भी हम उनकी डीड्स को, गुड डीड्स को जो है सराहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा अच्छे से। अब आप इसकी रीडिंग भी कीजिएगा। इस स्टोरी को समझ के आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है। उन्होंने अपना हित त्याग कर, उन्होंने जो है लोगों के लिए, शांति के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करके शांति फैलाने के लिए, डेमोक्रेसी फैलाने के लिए कार्य किया। उन्होंने बहुत अच्छी डीड्स करी। वो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक बहुत अच्छे विजनरी थे, वर्ल्ड सिटीजन थे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग कीजिएगा और साथ में जो भी आपको वर्क सेंड किया जाएगा उसको कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।